तुम्हारे टाइम दिया था मैंने तेरे को मंडे का। हर्षित सर से करे के लिए ऑफिस में बैठे, फैकल्टी रूम में। होमवर्क कंप्लीट है या बाकी है? जीएसटी का। क्वेश्चंस आई नहीं? तो वापस से मैसेज डाला अपना? नहीं तो आपने मैसेज किया मेरे को वापस कि सर पीडीएफ नहीं आई। बोला ठीक है, सर ने नहीं भेजे तो अपन भी नहीं करते, व्हाट्सएप पे कर देते। आपको मैंने ऑनलाइन मांगे थे तब भी दिए थे। किसी से मंगवा लेते, सबके पास जीएसटी की पीडीएफ थी। ये तो एक्सक्यूज चलेगा ही नहीं। और जब 5 क्वेश्चन किए थे तभी मैंने पीडीएफ भिजवा दी थी। हाँ, वो पीडीएफ तो होनी चाहिए ना। और भी तो होंगे ना दोस्त क्लास के अंदर। इसके मैंने और भी नाम लिखवाए थे यहाँ पे। इसके बाद में मैंने कुछ लिखवाया था, ये पीडीएफ भी पूरी नहीं लिखी हुई है अपने अभी तो। ये भी बाकी है ना। बैठो, अभी नोट डलेगा तुम्हारी कॉपी में, क्योंकि मैंने होमवर्क बहुत पहले दे दिया था। आप क्वेश्चन पूछ सकते थे, किसी से भी पूछ लेते, कोई भी बता देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बैठो, अभी देखते हैं, देखते बैठो। हाँ। कितने? तुम्हारे कितने बाकी है क्वेश्चन? तुम तो खड़े ही रहो। 3 बाकी है। खड़ा रहे। आ नहीं रहा था यहाँ पे, ऑनलाइन में ज्वाइन हो सकता था। टोटल कितने बाकी है? बैठो तुम्हारे। अच्छा, अभी तो काउंटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी कितने बाकी है, कैसे हो? अरे, कुछ नहीं किया। तुम्हारी कितने बाकी है? तू बोला जो तेरे खुद को समझ में आया, क्या बोला तूने? तूने क्या बोला, अभी समझ आया खुद को? शुरू के करे वो तो दिवाली में ही हो गए थे। आजा इधर, आजा, कॉपी लिया तू, तेरी कॉपी आज फिर से जाएगी नीचे। अभी पहले कुछ दिन पहले भी बीमार था तू, या कोई और था? ठीक है, जाओ। साइन नहीं किया? हर्षित सर ने? जा चल बैठ। यस। कितने क्वेश्चन बाकी है? मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दो। 12 बाकी है। बाकी सारे हो गए। 11वां का है। 11 नंबर भी तुम्हारा गलत कर रखा है। चलो ठीक है, जाओ। दीपशिका। खड़ा हो, वहां से वहां पे चल। मयंक के पास। कल अपन डेप्रिसिएशन कर रहे थे। इस लेक्चर में डेप्रिसिएशन करेंगे, नेक्स्ट में अपन जीएसटी कंप्लीट करेंगे, जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं। ठीक है।
हम्म। पानी की बोतल देना कोई। बोतल। अरे वो दे दे, उसकी दे दे कुछ। अंशुल, ये तो जितना टाइम पास कर रहा है ना, उतनी देर में 4 बार। कृष्णा, क्या दिख रहा है? क्या दिखा रहा है उसको? हाँ, जीएसटी क्वेश्चन दिखा रहा है। जब मैंने बोला कि नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा, तो वो बता देगा तुझे जीएसटी। मैं छोड़ दूं मेरा काम, उसको खड़ा कर दूं यहाँ पे? तो फिर बैठ जाना शांति से। क्यों उटपटांग हरकतें कर रहा है? उसका खुद का होमवर्क पूरा नहीं, वो क्या जीएसटी बताएगा? तो देखो, अभी अपन ने पढ़ा था कल, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो भी आप हर साल चार्ज करोगे, उसकी अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है। तो कल अपन एक मेथड पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका और नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक दो नाम और भी आएंगे आगे, जैसे जैसे आएंगे अपन उनके बारे में समझते जाएंगे, बट मेथड सेम रहेगा, बस मेथड का नाम एक दो और कर देंगे ये, ठीक है। अकाउंटिंग मेथड जो, सॉरी, अभी जो अपन ने मेथड पढ़ा था वो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का था, कि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट आ रही है वो किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको दो तरीके लिखवाए थे। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये स्क्रैप वैल्यू है, और लाइफ ऑफ एसेट है, ठीक है। तो दो तरीके से अपन डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे एसएलए मेथड के अंदर। एक, जब आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट दे रखी हो, स्क्रैप वैल्यू दे रखी हो, और लाइफ ऑफ एसेट दे रखी हो। स्क्रैप वैल्यू को कई बार बोलते हैं साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू का मतलब एसेट के जब भी उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तब उसको कितने में सेल करोगे। ठीक है। या एसेट का स्क्रैप वैल्यू क्या है? स्क्रैप का मतलब कबाड़े के अंदर जिस दिन एसेट चली गई, तो अपने को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है। क्या स्क्रैप वैल्यू अपनी बुक वैल्यू से कम या ज्यादा हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि देखो, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं, मार्केट के अंदर लैपटॉप जो चलते हैं, इनके ऊपर 40% का डेप्रिसिएशन लगता है। कितना? 40%। अब आप सोचो कि फर्स्ट ईयर आपने लैपटॉप लिया 1 लाख रुपीज का, ठीक है। उस पर आपने 40% डेप्रिसिएशन लगा दिया, 40,000, तो कितना बच गया? 60,000। सेकेंड ईयर आपने फिर से 40,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, कितना बच गया? 20,000। आपको क्या लग रहा है, 1 लाख रुपीज का लैपटॉप जो है आपको 20,000 में मिल जाएगा 2 साल बाद? नहीं मिलेगा। बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तरीका आ गया, और एक्चुअल में देखोगे तो वैल्यू अलग आएगी। तो इसी वजह से अपना बुक वैल्यू अलग हो सकती है, और मार्केट वैल्यू अलग हो सकती है। कोई ऐसा जिसको बुक वैल्यू में कंफ्यूजन हो कुछ? बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू का मतलब है किसी भी एसेट का आपके बुक में क्या वैल्यू आ रहा है। वैल्यू का मतलब है क्लोजिंग वैल्यू क्या आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एसेट परचेज करी 10 लाख रुपीज में, उस पर मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया 2 लाख रुपीज।
तो मेरे पास इसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई, और ये बुक वैल्यू फर्स्ट ईयर एंड में। अगर मैं सेकेंड ईयर फिर से इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा, तो मेरी बुक वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 लाख रुपीज सेकेंड ईयर एंड में। कहने का मतलब बुक वैल्यू टाइम पे डिपेंड करेगी। पहले साल कुछ और हो सकती है, दूसरे साल कुछ और हो सकती है, मिड ऑफ द ईयर कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो बुक वैल्यू का मतलब किसी भी एसेट का आपकी बुक के अंदर कितनी वैल्यू आ रही है। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो, ये फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन था। पहले मैं आपको एक मेथड कराऊंगा डेप्रिसिएशन का, अमाउंट कैलकुलेट करने का, फिर अपन उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। फिर दूसरा मेथड करेंगे, फिर उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपको दोनों मेथड साथ में बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले अपन एक मेथड करते हैं, फिर दूसरा मेथड करेंगे। अकाउंटिंग दोनों में सेम रहेगी, बस अमाउंट डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो सेकेंड टाइम सिर्फ अपने को मेथड ही करना रहेगा, फिर प्रैक्टिस के लिए अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपके मेथड्स और अकाउंटिंग दोनों पैरेलली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। ये चार चीजें पढ़नी है आपको, दो मेथड के अंदर कैलकुलेशन में, और दो अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर आपको जो दोनों मेथड पढ़ने हैं, सबके पेन डाउन, कोई भी नोट डाउन नहीं करेगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली। ठीक है, फाइनल पीडीएफ तो आपको मैं लास्ट में दूंगा ही, बट डेली जो जो भी वर्किंग इसमें होएगी मैं आपको भेजता जाऊंगा, आप घर पे लिखते जाओ। क्लास में सिर्फ समझने का ध्यान दो। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, तो आप जो अकाउंटिंग करोगे डेप्रिसिएशन के लिए, इसके लिए दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है इसके अंदर, डेप्रिसिएशन चार्ज टू एसेट अकाउंट, और दूसरा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले करेंगे फर्स्ट मेथड। देखो, इस मेथड के अंदर होता क्या है, आपने एसेट परचेज करी तो आप परचेज की एंट्री करोगे। ठीक है, परचेज करने के बाद डेप्रिसिएशन लगाओगे तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे। और इस मेथड के देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली चार्ज टू एसेट अकाउंट। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो चार्ज वर्ड लिखा है ना, चार्ज का मतलब समझो। मैंने पहले इस क्लास में बताया था चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, पार्टनरशिप तुम्हारी चल रही है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लिया सबने। जब एप्रोप्रिएशन स्टार्ट किया तो उससे पहले चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच में डिफरेंस करवाया होगा। तो याद आ रहा है कुछ कि चार्ज क्या होता है? क्या होता है चार्ज? हाथ खड़ा करके बताओ, किस किस को आता है, पहले ये बताओ चार्ज और एप्रोप्रिएशन में फर्क क्या है, या फिर चार्ज के बारे में क्या समझ है आपको। एक जने को पता है, और दो जने को, और अभी हाथ खड़ा रखना जिसको आ रहा है। एक, दो, तीन, चार, पांच लोग। आप में से किसी को नहीं पता चार्ज क्या होता है? तो पता है तो हाथ खड़ा करो ना। मैंने पूछा किस किस को आ रहा है, पहले हाथ खड़ा करो, मुझे ये जानना है कि किस किस को आ रहा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। हाँ भाई, बाकी लोगों को चार्ज क्यों नहीं आ रहा है? पढ़ना शुरू कर दो। मैं सिर्फ तुम्हें डंडे की नोक पे पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ के होमवर्क करके लाओगे, वो भी इधर उधर से देख के। पार्टनरशिप भी तुम्हारे 32 या 36 मार्क्स की है, और इकलौती पार्टनरशिप भी ऐसी है जो तुम्हें 12th पास करवा सकती है बोर्ड। 11 तो तुम जैसे तैसे पास हो ही जाओगे।
ट्वेल्थ बोर्ड तुम्हें अकेली पार्टनरशिप इकलौती पास करवा सकती है। और ट्वेल्थ वालों, शर्म आ रही है थोड़ी बहुत तुम्हें? तुझे तो आई नहीं रही, तो तू बेच के खा गया। तुम्हें आ रही है थोड़ी बहुत? कितनी आ रही है? मयंक, पढ़ता है तू क्लास में? मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है तुम्हें, जबकि मयंक सर तो लिखवाते हो रहे हर एक चीज, मैं तो लिखवाता भी नहीं हूँ। तो इसका मतलब गलती तुम्हारी है, क्योंकि सर अगर लिखवा रहे हैं इसका मतलब तुम्हें जाके घर पे पढ़ना है। मेरे में तुम फिर भी बोल दो सर आप तो लिखवा के देते ही नहीं, हम क्या पढ़े? मेरे लिए तुम्हारे पास बहाना है। मयंक सर की क्लास में क्या बहाना लोगे तुम? पता है मैं खुद चाहता हूँ कई बार कि मैं तुम्हें लिखवाऊँ चीजें, पर मुझे पता है मैं लिखवाऊंगा आधे जने हंस हंस के उल्टे हो जाएंगे यहीं पे, और लिख पाओगे नहीं कुछ। क्योंकि मेरी स्पीड 2x से रहती है और तुम्हारी लिखने की स्पीड स्लो रहती है। बट मयंक सर अगर तुम्हें लिखवा रहे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, और उसके बाद भी तुम नहीं पढ़ रहे, धन्य हो। बताओ क्या होता है चार्ज? थोड़ा जोर से। प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी दे देंगे? प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी दे देंगे? और कोई बताना चाहेगा इसके अलावा? पूजा बताना चाह रही है कि कंपनी के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं, और अगर अपना प्रोडक्शन नहीं भी हुआ तो भी अपने को उनको पैसा देना पड़ेगा। तो कौन इसकी बात से सहमत है, जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं? एक जन ही सहमत है, चलो ठीक है। और बाकी लोगों ने हाथ खड़ा किया था, वो कुछ बताना चाहेंगे इसके अलावा कुछ अलग? बोल। हाँ, इधर से कोई बता रहा था? यही बता रहा था? नहीं बता रहा? अच्छा, दिल पे ले लिया तो नहीं हो? मत लिया कर। और कोई भी नहीं है? चित्रा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा फर्क है। पूजा ने बिल्कुल सही बताया, सिर्फ एक वर्ड गलत बताया जिसकी वजह से इसका पूरा आंसर गलत हो गया 100%। जो इसने लिखा है प्रोडक्शन हो या नहीं हो, वहां पर अगर ये वर्ड ऐड कर दे प्रॉफिट हो या नहीं हो, दैट इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज का मतलब कोई ऐसा खर्चा, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आपको वो खर्चा करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल रहेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है सबको? अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। उसके अंदर आता है पार्टनर को दिए जाने वाले सारे रेमुनरेशन, जिसके अंदर सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे मिलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है? ये सारी चीजें आती है। पार्टनर्स ने कोई लोन दिया है और उसके ऊपर ब्याज देना है, तो वो एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं आएगा। पार्टनर की बिल्डिंग है, उसमें आप रेंट पे काम कर रहे हो, उस ऑफिस का रेंट पार्टनरशिप, सॉरी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर पार्टनर आपको लोन नहीं देता तो आप लोन कहीं और से लेके आते, तो आपको उसको ब्याज देना पड़ता। प्रीमाइसेज अगर पार्टनर की नहीं होती तो आप कहीं और रेंट पे लेते हैं, तो भी आपको रेंट देना पड़ता। तो ये दो केस के अंदर दिए जाने वाले जो खर्चे होते हैं पार्टनर को, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। यानी आपको प्रॉफिट हो या नहीं हो, वो आपको P&L में चार्ज करना है। जबकि एप्रोप्रिएशन का मतलब, मान लो कि पार्टनर को आपने सैलरी दी, बोनस दिया, कमीशन दिया, मैं आपको चार्ज पढ़ा रहा हूँ इसीलिए पार्टनरशिप पे लेके आया हूँ एक बार के लिए। ठीक है? पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा ही नहीं तो क्या आप दे पाओगे क्या? एज पर लोन नहीं दे पाओगे। बट फिर भी कोई जिद करके बैठा कि नहीं सर मैं तो दूंगा, मेरी दुनिया अलग चलती है। कोई बात नहीं, आपने उसको प्रॉफिट बांट दिया, सॉरी उसको रेमुनरेशन आपने दे दिया, तो बिजनेस में क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। लॉस भी अल्टीमेटली किसको जाएगा? पार्टनर्स को जाएगा। फिर क्या ही मतलब? तो ऐसा काम करना ही क्यों? फालतू अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहे हो, सी आएगा वो चेक करेगा, उसको दिक्कत। तुम फालतू में इंक खराब करो, पेपर खराब कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, इससे अच्छा अकाउंटिंग करो ही मत। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब, जब आपको प्रॉफिट होगा तभी आपको एप्रोप्रिएशन करना है, यानी एप्रोप्रिएशन मैंडेटरी नहीं है, जबकि चार्ज मैंडेटरी है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चार्ज तो होगा ही होगा।
आपने फैक्ट्री इंस्टॉल करी और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया आपने, और उसके अंदर आपको बिल पेमेंट करना है। आपने बोला सर हम नुकसान में चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले आएंगे, कनेक्शन कट करके चले जाएंगे, बोले सर आपका नुकसान अब हम और नहीं देख पाएंगे, और बिजली आप यूज करोगे और नुकसान होगा, और आप पे नहीं कर पाओगे, और उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो कुछ ऐसे खर्चे हो गए जो आपको पे करना ही करना मैंडेटरी है, उनको अपन कहेंगे चार्ज। ठीक है। एक एग्जांपल और ले सकते हो। कैसो की शादी हुई, शादी में ऐसी मिली एयर कंडीशनर। ठीक है। उसकी ईएमआई भरनी है। अब किसी के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसी तो मिली है लेकिन ईएमआई ये क्यों भरेगा? इसने बोला सर मुझे सिर्फ दिखावा करना था। ससुराल वालों को मैंने बोला आप तो ऐसी दे दो, ईएमआई में भर दूंगा। ठीक है। क्या हो गया, तू सीरियस मोड में क्यों चला गया था? नहीं दिलाएंगे तुझे ऐसी। तुझे लड़की को दे दे वही बड़ी बात है। चलो ठीक है। तो इसको जो एयर कंडीशनर मिला और उसकी ईएमआई पे करनी है। अब ये बोला कि सर मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा, मैं कैसे आपको ईएमआई पे करूं? तो क्या कंपनी वाले छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया कि मैं तुझे हर महीने 20,000 रुपये पे करूंगा, तुम मुझसे शादी कर ले। बट फिर कुछ चीजें ऐसी हो गई कि इन दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम भाव आ गया। बहुत ज्यादा इसे प्यार करने लगे और इसकी सिचुएशन समझने लग गई। और ये क्या था कि कुछ, अरे बस, और ये कुछ कारणों से कुछ ऐसी गलत संगति में पड़ गया कि इसके काम धंधे सारे छूट गए, पैसा कुछ कमा नहीं रहा। तो क्या इसकी वाइफ इसको छोड़ सकती है पैसे से? छोड़ सकती है ना, इससे प्यार करते तो बोला ठीक है यार मत दो आप, कोई बात नहीं। अब इस केस के अंदर जो 20,000 रुपये वो क्या बन जाएगा, एप्रोप्रिएशन बन जाएगा। नहीं आया समझ? चलो कोई बात नहीं। तो फिर तुम थ्योरी समझो। एप्रोप्रिएशन का मतलब जब प्रॉफिट हुआ तभी पैसा देना है। ठीक है। चार्ज का मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चार्ज करना है, खर्चा करना है आपको। श्री ने एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया और उस पर कुछ लेबर काम कर रही है। इसने सोचा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि बिजनेस बिल्कुल ही चल ही नहीं पाया। तो इसको कोई भी प्रॉफिट हो नहीं पाया। अब जो इसकी लेबर काम कर रही है, क्या ये बोल के उनको छोड़ सकती है कि मैं आपको पैसे नहीं दे रही क्योंकि मेरा बिजनेस रन नहीं कर रहा या मैं प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही? और आपको क्या लग रहा है कि लेबर ऐसे ही चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो ये इसके लिए चार्ज है। ठीक है। लेकिन इसने मेरे को प्रॉमिस किया कि सर आप मेरा पूरा कंपनी का बिजनेस सेटअप करो, मैं जो प्रॉफिट अर्न करूंगी उसका 5% आपको पे करूंगी। बट हुआ ऐसा कि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। तो क्या मुझे 5% मिलेगा? क्योंकि ये क्या था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था। क्योंकि मुझे कंडीशन ही क्या थी, जब प्रॉफिट होगा तभी आपको पे किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो अपन चार्ज पढ़ रहे हैं, ये चार्ज यानी ये करना मैंडेटरी है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना आपको मैंडेटरी है। एक चीज और, जो भी चार्ज होते हैं वो सारे आइटम कहाँ पे जाते हैं? पी एंड एल के अंदर। और जो एप्रोप्रिएशन होता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर। आपको बता दूं, सिर्फ पार्टनरशिप एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसके अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। बाकी कहीं पे भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि पार्टनर के साथ में आपका ट्रांजेक्शन होता रहेगा। लेकिन अगर अदर बिजनेस में देखोगे तो वहां पे आर्म लेंथ प्राइस, यानी आप और कस्टमर एक तरीके से, चाहे कंपनी हो या फिर सोल प्रोपराइटर हो। वैसे सोल प्रोपराइटर तो अकाउंटिंग ना भी करे तो भी चलता है। अगर आप जब आगे टैक्सेशन पढ़ोगे, जब आगे जाओगे, तो सोल प्रोपराइटर इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने बुक्स नहीं रखी, कोई दिक्कत नहीं है। कभी रेड पड़ गई, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कोई कुछ नहीं कर सकता। सर हम सोल प्रोपराइटर है, हमारा टर्नओवर ही 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। तो इससे ज्यादा नहीं है तो उनके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट एप्लीकेबल आता ही नहीं है। ठीक है। तो सोल प्रोपराइटर तो अलग ही सिस्टम हो गया। पार्टनरशिप क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में सोल प्रोपराइटर से एक लेवल ऊपर आ गए। जब पार्टनरशिप में चीजें नहीं मैनेज हो रही थी तो अपन कहाँ शिफ्ट हुए, पार्टनरशिप। तो वहां पे फिर कंसेप्ट आया एप्रोप्रिएशन का। ठीक है। और कंपनी के अंदर एप्रोप्रिएशन जैसा कुछ भी नहीं होता। प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ नहीं बांटेंगे वहां पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग कुछ नहीं होता। सैलरी बोनस कमीशन कुछ नहीं होता। कंपनी जिन्होंने पढ़ी है, एक पॉइंट पढ़ा था अपने फीचर्स ऑफ कंपनी में, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप दोनों अलग अलग रहती है। याद है? याद आ रहा है? 12th में कौन कौन है यहाँ? 3 4 जन है।
पढ़ा था एक पॉइंट, ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग रहती है, जबकि पार्टनरशिप के अंदर ऑनरशिप और मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहता है। जो पार्टनर है वही काम करते हैं, वही मैनेज करते हैं बिजनेस को। ठीक है। तो ये चार्ज इसलिए समझाए क्योंकि ये चार्ज आपको दो तीन जगह पे आगे कंफ्यूज करेगा। तो नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर इतना डिस्कशन नहीं होगा, अपन इसको मूव करेंगे। अब बात आती है डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे या फिर ये चार्ज है तो फिर जाएगा कहाँ पे, पीएनडल के अंदर जाएगा। और पीएनडल में आइटम कब जाता है, ईयर एंड पे जाता है। पीएनडल में जा रहा है इसका मतलब ये कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और ऑफ कोर्स अगर डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंडिचर है तो कैसा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट ही हो गया। अब इसकी अकाउंटिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम कर नहीं पाओ, बिल्कुल इजी अकाउंटिंग है इसकी। जब आप एसेट परचेज करोगे तो क्या एंट्री करोगे। हाँ बताओ क्या एंट्री करोगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट कर सकते हो, टू वेंडर अकाउंट कर सकते हो, और टू केस अकाउंट कर सकते हो। देखो वेंडर, अपन जब परचेज करेंगे गुड्स की, तब अपन वहां पे यूज करते हैं क्रेडिटर। और जब अपन एसेट परचेज करते हैं तो वहां अपन यूज करते हैं वेंडर। दोनों में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहे, आपको पता रहे कि ये वेंडर है यानी इससे अपन एसेट परचेज करी है। जबकि आप अकाउंटिंग जब करोगे तो क्रेडिटर का नाम लिखा जाता है, वेंडर का नाम लिखा जाता है। मैंने अगर गुड्स परचेज किया और चित्रानी से परचेज किया तो मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू चित्रानी अकाउंट। मैंने एसेट परचेज करी है तो क्या एंट्री करूंगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू चित्रानी अकाउंट, चित्रानी अकाउंट। क्योंकि वेंडर्स अकाउंट लिखा होता है यानी वेंडर का नाम लिखना है वहां पे। ठीक है। तो इस अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एंट्री कर दोगे। अगर केस में है तो उसके हिसाब से, बैंक से तो उसके हिसाब से, और क्रेडिट में है तो उसके हिसाब से। और अपन एसेट कितने की परचेज करी थी, 10 लाख रुपए की परचेज करी थी। तो यहाँ पे एंट्री आ गई। एसेट परचेज करी आपने 1/4/2025 को। ठीक है। अब देखो एट ईयर एंड पे क्या करेंगे, अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन इन्होंने दे रखा है 20% पर एनम के हिसाब से, क्योंकि देखो यहाँ मैंने रेट नहीं लिखी, बट आप मान लो कि 20% आपका डेप्रिसिएशन है। एसेट परचेज 10 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन 20%। और जब भी आपको परसेंटेज में रेट दे रखी है, इसको आप हमेशा पर एनम मानोगे। ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है या फिर पर एनम लिखा है तो पर एनम ही मानना है, या फिर जैसे लिखा है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करोगे। कुछ भी नहीं लिखा, पूरे साल की रेट मानोगे, पर एनम लिखा हुआ है तो फिर उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। ठीक है। जनरली आपको पर एनम ही दे रखी रहेगी। अब देखो ये डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा है, खर्चे को क्या करेंगे, खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे क्या एंट्री करूं मैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कौन कौन इस एंट्री के साथ जाना चाहेगा, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो हाथ खड़े करना है एक बार। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो हाथ खड़े करो, एक तो तुम्हारा नहीं था। और भाई किस किस के हाथ खड़े नहीं थे बताओ तो सही, क्या एंट्री होगी। क्या हुआ, डेप्रिसिएशन टू पी एंडल। तो देखो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंडिचर है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब बात आती है डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कहाँ करेंगे। ठीक है। आपके मेथड के अंदर देखो क्या नाम लिखा है, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली चार्ज टू एसेट अकाउंट। जब डेप्रिसिएशन लगा तो आपका खर्चा हो गया। ठीक है। खर्चा तो हो गया लेकिन एक्चुअल में कोई केस का आउटफ्लो हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं। तो इसका मतलब आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी। और एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या करेंगे, एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां पर आ जाएगा टू एसेट अकाउंट। और कितने रुपए,
2 लाख। यहां तक किसी को दिक्कत? ये एंट्री तो एज यूजुअल जैसे जनरल करते थे अपन वैसे ही है। अब अपन क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। अब आपका डेप्रिसिएशन कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो ऑफ कोर्स इसको अपन राइट ऑफ करेंगे, बुक्स में तो रख नहीं सकते। तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे इसको? तो क्या एंट्री कर दूं मैं? टू डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे आ जाएगा अपना पी एंड एल अकाउंट। कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। यहां तक किसी को दिक्कत? ये तो थी इसकी जनरल एंट्री। क्या मैं एसेट का अकाउंट भी बना दूं? ये सारी कहानी अपन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए। जैसे मैं यहाँ पे एसेट का अकाउंट बनाऊंगा, तो देखो एसेट के अकाउंट में क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहले एसेट परचेज करी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एसेट में क्या लिखूं? टू बैंक। और कितने रुपए से? इसके बाद मैंने क्या एंट्री करी है? डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। तो क्या आ जाएगा? बाई डेप्रिसिएशन। क्या एसेट अकाउंट से रिलेटेड और कोई एंट्री दिख रही है आपको? डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनेंगे तो डेप्रिसिएशन के अंदर टू एसेट, फिर बाई पी एंड एल, तो बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा। पी एंड एल तो पूरे साल का वैसे भी बनाते ही है। अब कुछ भी नहीं बचा तो इसको अपन बैलेंस कर देंगे। तो बाई बैलेंस कैरी डाउन। ये कौन सा बैलेंस है एसेट अकाउंट का? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस वाले कौन कौन है? क्रेडिट बैलेंस वाले कौन कौन है? डेबिट बैलेंस वाले? अब जैसे सेकेंड ईयर आएगा, तो सेकेंड ईयर फिर से डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या एसेट को परचेज